हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आर पी सिंह देव। आज मैं आपको आपके लिए एक प्रोसेस लेकर आया हूँ, जिस प्रोसेस में आप होल मेडिकल का कोर्स जो है एक डेप्थ लेवल पे करेंगे। और आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होने वाला है कि मेडिकल में हमारे पास 3 स्लॉट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के 2 पार्ट हैं हमारे, जिसमें कि एक आपके पास बॉटनी है और दूसरा आपके पास जूलॉजी है। तो बॉटनी जूलॉजी हम मिक्स करके पहले लेंगे और उसके बाद फिर इनको सेपरेट तरीके से समझा देंगे। और आपको शुरू से लेकर आखिरी तक मेरे साथ जो है जुड़े रहना है। तो मैंने आपके सामने लिख दिया है कि चैप्टर 1 है बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, और क्लास आपकी नीट लेवल की है। 11th के स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, आज की डेट में तो डमी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। 11th क्लास से अपनी मेडिकल की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और आप जानते हैं कि इन फ्यूचर में मेडिकल का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि AI भी इसमें एंटर हो चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बहुत बड़ा रोल प्ले हो चुका है। आपके चैनल का नाम है हॉक हेरिटेज ऑफ नॉलेज, विच इज़ डन बाय मी डॉक्टर आर पी सिंह देव, रुद्र प्रताप सिंह देव। तो मेडिकल के लेवल के लिए मैंने स्पेशली ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया है, जिसमें कि आप एक अच्छे लेवल की जो है मटेरियल है वो आप ले सकें। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आपको बस करना क्या है कि मेरे साथ साथ आपको जब पढ़ना है तो मैं एक स्लॉट पढ़ाऊँगा। जैसे आज मेरा जो लेवल रहेगा पढ़ाने का वो एक डेप्थ लेवल का रहेगा, और आप NCERT को मैच करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो मटेरियल आपके पास पहुँच रहा है वो मटेरियल बेसिकली कम्प्लीटली NCERT को फॉलो करता है। और देखिए, एक कड़वा सच है, जैसे लोग कहते हैं कि कम्प्लीटली पेपर NCERT से आता है। हाँ, ये बात सही है कि NCERT से ही आपका पेपर लगता है बायोलॉजी में, लेकिन 360 मार्क्स जो हैं, जैसे मैं कहूँ कि जूलॉजी, तो जूलॉजी जो है आपकी 5 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस से आते हैं। एक्चुअली वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है। किसी भी पैराग्राफ को जब आप पढ़ें तो मैं होल सोल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक पॉइंट उठा रहा हूँ और वो पॉइंट ही आपकी होल सोल बात को कंप्लीट कर देगा। तो 5 जो क्वेश्चन आपके होते हैं वो 5 क्वेश्चन किस चीज़ पर बेस्ड होते हैं? वो बेस्ड होते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि नहीं, और उन्हीं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग और आपने पिछले 20-25 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं, PYQs आपने लगाए हैं कि नहीं। अगर आप उनको बहुत बेहतर तरीके से लगा रहे हैं तो मैं उसका भी एक स्ट्रैटेजी आपको जो है बना कर दूंगा। कुछ लोगों को पता होगी जैसे स्ट्रैटेजी है, लेकिन आप अगर मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो डेफिनेटली मेरा मानना ये है कि बायोलॉजी ही मैं पढ़ाता हूँ। तो बायोलॉजी में आप 360 में से मेरी साइड से 330 तक आपके मार्क्स आ जाएंगे। 30 मार्क्स को मैं क्यों लेके चलता हूँ कम की? 30 मार्क्स की सर आप कम क्यों बता दिए, पूरे ही क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि आपको 30 से 40 जो मार्क्स है ना, वो आपको मेरे साथ कॉन्टीन्यूसली बने रहने पर, और जो मैं बातें बताऊंगा उन बातों को करने के बाद ही आपका पेपर पूरे के पूरे मार्क्स का कंप्लीट होगा। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, अगर आप हर लेक्चर को बहुत डेप्थ तरीके से और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैलेंस करके देखेंगे तो मेरी गारंटी ये है, मैं अपनी साइड से ये गारंटी देता हूँ, अपने कंटेंट पर मुझे ट्रस्ट बहुत है और मैं पिछले कई साल से पढ़ा भी रहा हूँ। मुझे पता है कि अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो डेफिनेटली आपका नीट एक बार में निकलेगा। 11th वाले बच्चों को तो ऑब्वियसली 2 साल लगेंगे ही, 11th के बाद 12th, देन यू विल फिल द फॉर्म ऑफ नीट, है ना, UG। स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट हमारा को क्या करना है, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया कि हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और ये आपको पता ही होगा कि 11th क्लास में 3 से 4 चैप्टर जो है वो ओमिटेड है, वो आपके मेडिकल में भी नहीं आएंगे, और आपके 12th क्लास में भी 2 से 3 चैप्टर हैं जो ओमिटेड हो चुके हैं, जो आपके नहीं आएंगे। अब जो नई वाली NCERT है तो उसमें वो चैप्टर जो है कट होकर पहले से आ रहे हैं, तो आप इस चीज़ को पूरी तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, मैं बुक्स का भी कुछ आपको स्लॉट दूंगा कि ये बुक्स पढ़ने से आपका काम बन जाएगा अच्छे लेवल पे। वही मैं कहूँगा 330 मेरे कंटेंट के अकॉर्डिंग, और 330 के बाद जो 360 हैं, जो 30 to 40 क्वेश्चन जो मार्क्स हैं, वो केवल तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप पूरी तरीके से यहाँ गौर करेंगे और मेरी सब बातों को भी, जैसे मैंने कहा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, बुक कौन सी लेनी है, केवल NCERT से ही नहीं करना बेटा। अगर NCERT से ही करने बैठेंगे तो पेपर सॉल्व नहीं होगा, अगर होगा तो पढ़ने के बाद ही होगा, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि NCERT पढ़ने का भी तरीका होता है। चलिए स्टार्ट करें, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, हम जब बात करते हैं किसकी, हम जब बात करेंगे किसकी बात करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर की, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर की जब आप बात करें तो आपको दिमाग में एक चीज़ सेट होनी चाहिए कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि आपको क्लासिफिकेशन करना है, मीन्स यू आर रेडी टू क्लासीफाइड ऑफ लिविंग्स, आपको लिविंग्स को क्लासीफाई करना है।
तो मैं अगर एक साइंटिस्ट का नाम ना ही लूँ, जैसे कि एरिस्टोटल, तो एरिस्टोटल का अगर मैं नाम न लूँ तो क्या क्लासिफिकेशन हम कर नहीं पाएंगे? हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं एरिस्टोटल को बिना समझे। हालांकि एरिस्टोटल की बात को ही हमें आगे लेके चलना है, बट देखिए आपको आगे भी एमएसपी करनी है, एमडी भी करनी है ना, एमबीबीएस भी करना है। इसके अलावा भी आप और भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं, आप एज अ साइंटिस्ट पेशे पर भी जा सकते हैं। जैसे पिछले साल की एक मेरे स्टूडेंट है प्रज्ञा, तो आप गूगल करेंगे तो आपको आ जाएगा, पिछले साल की है, 2023 बैच की वो लड़की रही है। और प्रज्ञा वो अभी उसका पिछले साल साइंटिस्ट लेवल पर हुआ है, उसने नीट क्वालिफाई किया। उसके मार्क्स थे करीब 640 उसके मार्क्स थे। आप एक बार आप गूगल करेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। इस बार भी काफ़ी बच्चों ने दिया है। मेरे 90 स्टूडेंट्स जो है वो पास आउट है, वो क्वालिफाई कर चुके हैं एमबीबीएस। लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूँ, बस बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की नहीं। आप लोग अगर कोऑपरेट करके चलेंगे तो उसको भी ऐड ऑन करेंगे दूसरे टीचर्स के साथ। लेकिन अभी बस मैं अपने सब्जेक्ट के साथ ही रखता हूँ, क्योंकि स्पेशलिटी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, स्पेशलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। बंच इतना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। मैटर बहुत अच्छा मिलना चाहिए, एक बार में क्वालिफाई होना चाहिए। देखिए बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है एरिस्टोटल। मैं थोड़ा ज़्यादा भी बोलूँगा। ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि मैं फालतू बोलूँगा ज़्यादा का मतलब ये है कि मैं आपको कुछ इधर उधर की बातें भी बताऊंगा एनसीईआरटी के अंदर, तो जो आपको पता भी होंगी और ज़्यादातर स्टूडेंट को नहीं भी पता होंगी। तो आपको सारी चीज़ों को समझना है और बायोलॉजी को फील करना है। बायोलॉजी एक फीलेबल सब्जेक्ट है, फील नहीं करेंगे तो आपको बायोलॉजी एक रट्टाफिकेशन का सब्जेक्ट लगेगा। रटने की सब्जेक्ट होता ही नहीं है बायोलॉजी। जो लोग कहते हैं कि रटा जाता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है जी बायोलॉजी रटना। ये मतलब अजीब ही बात है, मेरी समझ से बाहर है कि आप बायोलॉजी रटेंगे। एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट रहे हैं, एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट हैं, और ये जो साइंटिस्ट हैं इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ही इज़ दी फादर ऑफ बायोलॉजी। और इन्हीं के एक स्टूडेंट रहे हैं, जिन स्टूडेंट का नाम है थियोफ्रेस्टस। जिसको भी मेरी पढ़ाने की स्पीड स्लो लगती हो या तेज़ लगती हो तो वो 1.5 हमारे यूट्यूब में अच्छा खास सिस्टम दिया गया है, 1.5 या फिर 2.0, 2.5 या फिर माइनस में भी ले जाकर अपने अकॉर्डिंग जैसे कन्वीनियंट लगे उस हिसाब से अपना लेक्चर देख सकता है। मुद्दा है कि समझ में आना चाहिए, और समझ में आएगा, मेरी साइड से समझ में आएगा। आप लोग कोऑपरेट करेंगे, आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। देखिए बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन, एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट रहे हैं जो कि फादर ऑफ बायोलॉजी कहे गए। अब इनको फादर ऑफ बायोलॉजी क्यों कहा गया? फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को इसलिए कहा गया है बिकॉज जो फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है वो दो चीज़ों के रिस्पेक्ट में कहा जाएगा। एक हमारे पास आ जाएगा बॉटनी, ग्रीन पर ग्रीन नहीं दिखेगा तो हम दूसरा कलर ही लेके चलेंगे। एक हमारे पास हो गया बॉटनी, और एक हमारे पास हो जाएगा जूलॉजी, ठीक है। तो एरिस्टोटल जो थे इनको बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट था किसमें? जूलॉजी में। तो एरिस्टोटल दोनों ही सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, या कहो कि इनको दोनों ही सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन जूलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट था। किसको? एरिस्टोटल को। तो इसीलिए फादर ऑफ बायोलॉजी अगर कहा गया तो जूलॉजी के रिस्पेक्ट में कहा गया, बट होल सॉल कहा गया है। जूलॉजी में इनका इंटरेस्ट ज़्यादा था। एक और साइंटिस्ट, क्योंकि इनका बॉटनी में इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं था, तो इनके स्टूडेंट रहे हैं जिसका नाम है थियोफ्रेस्टस। ही इज़ द फादर ऑफ बॉटनी। ये बॉटनी के फादर है, ही इज़ द फादर ऑफ बॉटनी। यहाँ से किंगडम का क्या मतलब? किंगडम का ये मतलब है कि एरिस्टोटल ही किंगडम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन एरिस्टोटल के किंगडम के प्रोसेस को काउंट नहीं किया गया है। जैसे कि हर एक स्टूडेंट जो 11th में अभी आया है उसको नहीं पता, लेकिन जो 11th कर चुके हैं और जो नीट प्रोसेस में है तो उनको समझ में आएगा, लेकिन नए वाले स्टूडेंट को ये बात नहीं लगेगी, और जो पुराने स्टूडेंट उनके बात पुरानी लगेगी। देखिए जो एरिस्टोटल साहब हैं, एरिस्टोटल पहला तो आप समझेंगे कि किंगडम में इनका रोल प्ले नहीं है। किसमें? इनका किंगडम में रोल प्ले नहीं है, इनको किंगडम क्लासिफिकेशन में रोल प्ले नहीं है, लेकिन इन्होंने किंगडम क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया है। स्टार्ट मीन्स एक स्टार्टअप दिया। स्टार्टअप मीन्स कि इनके थ्रू स्टार्टअप पॉइंट आना शुरू हुआ। तो एक और साइंटिस्ट हैं जो कार्ल लिनियस नाम के, जो 1758 में आते हैं। याद रखिएगा, बुक में एनसीईआरटी में इनका ईयर मेंशन नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा में हो गया, तो आपको दिमाग में रखना है। जिसका मैं नाम और जिसका ईयर बता दूंगा, इसका मतलब आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए बात, ठीक है। शुरू में मैं स्लो रखूंगा करीब 10-5 मिनट, लेकिन बाद में स्पीड बढ़ा दूंगा, क्योंकि लेक्चर को खींचना नहीं है, लेक्चर को समझाना है और एक फ्लो में समझाना है। तो बॉटनी और जूलॉजी के फादर रहे हैं एरिस्टोटल, लेकिन जूलॉजी में उनका इंटरेस्ट था, इसलिए बॉटनी में कम था। तो ऐसी कंडीशन में थियोफ्रेस्टस उन्हीं के स्टूडेंट थे जो कि फादर ऑफ बॉटनी कहे गए, और किंगडम क्लासिफिकेशन को स्टार्टअप करने वाले ये थे, लेकिन इनको रोल प्ले नहीं है इसमें, मतलब इनके अकॉर्डिंग किंगडम क्लासिफिकेशन काउंट नहीं किया गया है।
तो एक और साइंटिस्ट रहे हैं, पहले इनका काम बता दें एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो एरिस्टोटल है, अब यहाँ से हमारा डेप्थ स्टार्ट होता है। एरिस्टोटल जो है, आप एरिस्टोटल को देखेंगे तो एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि मैं जितने भी लिविंग्स हैं उन लिविंग्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। जितने भी लिविंग्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। एक मैं कहूँगा प्लांटे, एक मैं कहूँगा प्लांटे, और एक मैं कहूँगा एनिमेलिया। एनिमेलिया मतलब एक एनिमल है और एक प्लांट है। इन्होंने प्लांट किसी अलग तरीके से सोचकर प्लांट को प्लांट कहा है। तो सर कैसे कहा? इन्होंने कहा कि जितने भी हर्ब्स हैं वो सब प्लांट्स में आएंगे, और इन्होंने कहा जितने भी श्रब्स हैं वो भी प्लांट में आएंगे, और जितने भी आपके पास ट्री हैं वो तो प्लांट कैटेगरी में आएंगे, मतलब प्लांटे में आएंगे। पर एनिमेलिया कंडीशन में एरिस्टोटल ने कहा कि इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और दोनों पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हम जब इन्हें डिवाइड करेंगे तो आरबीसी के अकॉर्डिंग करेंगे। कैसे? आरबीसी के अकॉर्डिंग करेंगे। किसके अकॉर्डिंग? आरबीसी के अकॉर्डिंग। तो एक वर्ड इन्होंने कहा एनएमा, एक वर्ड कहा इन्होंने एनएमा, और एक वर्ड इन्होंने कहा इनएमा। एक वर्ड है इनेमा और एक वर्ड है एनेमा। जो हमारे पास इनएमा और एनेमा वर्ड है, इन दोनों में डिफरेंस किस रिस्पेक्ट में दिए गए हैं? जो एनेमा वर्ड है, एनएमा, आप देखिए आपको बहुत अच्छे से चीज़ याद होगी, 10th की बात है कि कहीं पर एक डिजीज़ आ जाए, उस डिजीज़ का नाम है क्या? एनीमिया। क्या नाम होता है? एनीमिया। और एनीमिया का एक्चुअल मतलब होता है कि आपके ब्लड में से आरबीसी और ऑक्सीजन और एचबीसी, या कह दो एचबी, इन तीनों की परसेंटेज कम हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एनीमिया। और एनीमिया से ही वर्ड लिया गया है एनेमा। क्या लिया गया है? एनेमा। तो एनेमा का मतलब होगा कि आरबीसी एब्सेंट होना, उसे हम एनेमा कहेंगे। और कहीं पर अगर आरबीसी प्रेजेंट होगी, तो मैं उसे इनएमा कहूँगा। तो दोनों के प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है, लेकिन स्पेलिंग लगभग एक ही जैसी से लिखी है। एक तरीके से हमने एलिमेंट डिसाइड कर दिया। अब हम प्लांटे कैसे डिसाइड करेंगे? तो प्लांटे को डिसाइड करने के लिए इन्होंने कहा कि जितने भी हर्ब्स हैं उनका स्टेम हमेशा ग्रीन रहेगा। उनका स्टेम कैसा रहेगा? ग्रीन। और जितने भी श्रब्स हैं उनका स्टेम वुडी रहेगा। वुडी मीन्स लकड़ी का रहेगा। दो। और ट्री तो आप जानते हैं कि प्रॉपर ट्री वाली कैरेक्टर इसके अंदर आ जाएगा। तो वुडी में अगर मैं कहूं कि किसी पर्टिकुलर एक छोटे से प्लांट कंडीशन में हर्ब्स, मैंने कहा कि हर्ब्स कहीं, तो हर्ब्स में स्टेम जो है वो ग्रीन होगा। कैसा होगा? ग्रीन। तो इसमें अगर आप एग्जाम्पल दें तो एग्जाम्पल आ जाएगा टोमेटो। क्या लिखा है? टोमेटो एक। और इसमें एग्जाम्पल आपका आ जाएगा, इसमें आप क्या एग्जाम्पल ले लेंगे? श्रब्स में वुडी, तो वुडी में क्या आ जाएगा? लेमन। क्या आ जाएगा? लेमन। तो यहाँ से मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि श्रब्स और हर्ब्स और प्लांट्स में, मीन्स ट्री में, इनमें डिफरेंस क्या होता है? किसके अकॉर्डिंग? एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, जो कि किसी भी लिविंग को दो हिस्से में बांट रहा है, लेकिन उसके खुद के कैरेक्टर हैं कि भाई मैं हर्ब्स कहूँगा तो वुडी स्टेम, श्रब्स कहूँगा तो वुडी स्टेम हो, और हर्ब्स कहेगा तो ग्रीन स्टेम, और ट्री होगा तो नॉर्मली उसकी मॉर्फोलॉजी होती है। एनिमेलिया को देखेंगे तो आरबीसी के अकॉर्डिंग कहा गया है एनेमा और एनीमा। एनेमा मतलब आरबीसी की प्रेजेंस, और मैंने कहा एनेमा को हम एनीमिया से रिलेट कर सकते हैं, तो आरबीसी का एब्सेंट होना। यहाँ से एरिस्टोटल अपनी बात शुरू करते हैं, जो कि फादर ऑफ बायोलॉजी है, और इनके स्टूडेंट थियोफ्रेस्टस जूलॉजी के, बॉटनी के बेसिकली फादर हैं। तो यहाँ में बात समझ में आ गई। अब इसके बाद यहाँ से कहानी शुरू होती है। एक्चुअल में कहानी शुरू होगी यहीं से। यहाँ एक साइंटिस्ट रहे हैं जिसका नाम है कार्ल लीनियस। क्या नाम है जी? कार्ल लीनियस। एक साइंटिस्ट है कार्ल लीनियस नाम के साइंटिस्ट हैं। ये आते हैं 1758 में। मैं जिसका ईयर बता दूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, उसका ईयर आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। मैं जिसका ईयर बता दूं उसका ईयर आपके दिमाग में सेट हो, 1758। तो 1758 में कार्ल लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने एक प्रोसेस दिया जिसको हम कहेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या बोल देंगे? टू किंगडम और क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन को टू किंगडम क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने भी प्लांट और एनिमल, मींस प्लांटे और एनिमेलिया, इन दोनों को बांट दिया, और बांटने के लिए अपना क्राइटेरिया रखा है कि मैं इस
रूल पे काम करूंगा, इस क्राइटेरिया पे काम करूंगा। इनका जो क्राइटेरिया रहा है, क्राइटेरिया नहीं भूलना है, क्योंकि जब मैं एमसीक्यू लगवाऊंगा हर एक चैप्टर को कराने के बाद लगभग आपके 900 जो हैं, क्योंकि 20-30 साल के हम पेपर देखेंगे, तो 10 साल के पेपर स्टार्टिंग में देखें 5-5-5 ऐसे करके देखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सही समझना है। कार्ल लिनियस कौन है? कार्ल लिनियस ने क्या किया 1758 में? क्राइटेरिया रखा है, क्राइटेरिया रखा इन्होंने सेल वॉल, सेल वॉल क्या रखा? सेल वॉल। अब क्वेश्चन में देखिए आप ये गलती कर सकते हैं, मैं यहीं से आपको क्लिक करता चलूंगा। इन्होंने अगर कहा कि मैं क्राइटेरिया सेल वॉल रखूंगा, तो याद रखिए इन्होंने सेल वॉल को केवल प्रेजेंट, सेल वॉल की प्रेजेंस और एब्सेंस, सेल वॉल की प्रेजेंस और एब्सेंस, इन दोनों बातों को सोचकर इन्होंने अपना टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। इन्होंने कहीं भी इस चीज के बारे में नहीं कहा कि मैं कंपोजिशन के बारे में बात कर रहा हूं। किसके बारे में? कंपोजिशन। कंपोजिशन किसकी? सेल वॉल की। तो याद रखिएगा इन्होंने सेल वॉल की कंपोजिशन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया, कुछ बताया नहीं, डायरेक्टली इन्होंने सेल वॉल के होने ना होने को बताया। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। तो इनका ये क्राइटेरिया रहा है। अच्छा ठीक है, तो सर इन्होंने जब प्लांटे और एनिमेलिया को क्लासिफाइड किया तो कैसे कैसे किया? तो हमने कहा सेल वॉल के अकॉर्डिंग किया। तो सर इनका जो क्लासिफिकेशन है वो देखने में कैसा लग रहा था? आप देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया आपके पास प्लांट टे, यहाँ पर आपके पास आ गया एनीमेलिया, दो बातें। तो प्लांटे और एनीमेलिया, प्लांटे और एनीमेलिया, यहाँ गौर करेंगे जो प्लांटे हैं वो सेल वॉल वाला है और एनीमेलिया वो सेल वॉल वाला नहीं है। आप ये नॉर्मली सभी जानते हैं इसमें कि जो सेल वॉल है वो इसमें प्रेजेंट होगी और इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होगी। तो किसी में सेल वॉल होगी वो प्लांटे कंडीशन में, प्लांट कंडीशन में, और जिसमें सेल वॉल नहीं होगी वो एनीमेलिया मींस एनिमल कंडीशन में होगा। तो सर इसमें कौन कौन आ जाएगा? इसमें कौन कौन आएगा? इसमें आ जाएंगे आपकी एल्गी, इसमें आपका आ जाएगा ब्रेवफाइट, ब्रेवफाइट, इसमें आ जाएगा आपका टेरिडोफाइट, इसमें आ जाएगा आपका टेरिडोफाइट, इसमें आपका आ जाएगा जिम्नोस्पर्म, 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 और इसमें आपका आ जाएगा एंजियोस्पर्म। क्या आ जाएगा? एंजियोस्पर्म। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 ये प्लांट का ही क्लासिफिकेशन है। दो और चीज़ें कही हैं, दो और कौन है इसको भी ध्यान से देख लेंगे। एक इन्होंने कहा है बैक्टीरिया, एक इन्होंने कहा है बैक्टीरिया, और एक इन्होंने कहा है फंगी या फंजाई, अलग अलग नाम तरीके से लेते हैं लोग। अब उन्होंने कहा कि सर इन्होंने प्लांटे को ऐसे बांट दिया और इसके अंदर इन्होंने 7 चीज़ें लगभग रखी हैं, 7 ऑर्गेनिज्म कैटेगरी को रखा, जिसमें कि एल्गी, ब्रेवोफाइट, रेडियोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बैक्टीरिया और फंगी रखी। ठीक है, मान लिया कि सेल वॉल के अकॉर्डिंग रखा है। सर इसमें कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, 3 एक्सेप्शन केसेस हैं और 3 एक्सेप्शन पर ही आपके क्वेश्चन पूछेगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें मैं 2 चीज़ें और बताऊंगा, अभी बताऊंगा, लेकिन पहले इसका क्लासिफिकेशन कर लीजिए। एनिमेलिया या एनिमल कंडीशन में हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट। तो इसमें वर्टिब्रेट वाले आ जाएंगे और इनवर्टिब्रेट, ये दोनों तरीके के आ जाएंगे। वर्टिब्रेट आपको पता है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड हो, उसके साथ साथ में जिसमें बैकबोन होनी चाहिए, बैकबोन, आप ऐसे समझ सकते हैं। इसमें ये दोनों एब्सेंट होंगी, इनवर्टिब्रेट में दोनों एब्सेंट होंगी, वर्टिब्रेट में होंगी। तीसरा, हाँ सर तीसरा भी है, प्रोटोजोआ या प्रोटोजोआन कैटेगरी। तो प्रोटोजोआ में यहाँ 2 एग्जाम्पल लिखे, तीसरा ही एक्सेप्शन केस है। तो इसमें क्या आ गया सर? इसमें आ गया, इसमें आ जाएगा आपका अमीबा, अमोएबा और पैरामीशियम और पैरा। मैं स्लो क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि इसे स्लो ही पढ़ा जाता है, जैसे जैसे क्लासिफिकेशन बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आप पजल होते जाएंगे। तो मैंने 3 हिस्सों में इस चीज़ को बांटा हुआ है, पहले कुछ पढ़ाइए, उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ाइए, उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ाइए। तो मेरा अपना तरीका है, क्योंकि मैं जब स्टूडेंट था तो मुझे जो प्रॉब्लम होती थी वही प्रॉब्लम आपको भी होंगी, क्योंकि जनरल सी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब ये सबके साथ होती हैं। तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए इसलिए एक टीचर का होना जरूरी है। तो वही तरीका मैं आपके साथ कर रहा हूँ। अमीबा, ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम। आप मेरे तरीके से बात को ट्रस्ट करके चलते रहेंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे और आप पढ़ते रहिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर इस बात को लागू कर दिया गया, लेकिन जो हमारे पास कार्ल लिनियस हैं
1758 में जो आए, मैं रिपीट क्यों करता रहता हूँ चीज़ें, क्योंकि आपके दिमाग में सेट होती रहे। बार बार रिपीट करने से चीज़ें सेट हो जाती हैं और बार बार लिखने से भी चीज़ें दिमाग में सेट हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए, हमें तो पता है कि प्लांटे के अंदर, आप सबको देखें तो प्लांटे के अंदर जो फंगी नाम की चीज़ है वो आप कैसे डाल देंगे, नहीं आ जाएगा। और बैक्टीरिया, सर ये भी नहीं आना चाहिए। तो ये दो चीज़ों तो एक्सेप्शन केस में चलेगी, या कहो ये पूरी तरीके से गलत है, मैं इसमें नहीं डाल सकता। तीसरा, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कंडीशन को मुझे प्रोटिस्टा में डालना चाहिए, पर मैं नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि कार्ल लिनियस डाल ही नहीं रहा इस चीज़ को वहाँ। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ कई तरीके से गलतियाँ हो रही हैं। आप गौर करेंगे, यहाँ यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में कोई डिफरेंस नहीं बताया गया है। आप देखेंगे यहाँ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में कोई डिफरेंस नहीं बताया गया है। आप ये भी देखेंगे यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक और हिटोट्रॉफिक मींस पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक, होलोजाइक, ऐसी कुछ कैटेगरी नहीं बताई गई हैं। तो एक तरीके से यहाँ एनसीईआरटी में एक वर्ड लिया गया जिसका नाम है इनएडिक्वेट। और दूसरा यूग्लिना, यहाँ आप देखेंगे ये जो अमीबा और पैरामीशियम है वो इसमें आ गया, लेकिन यूग्लिना नाम कहीं नहीं आया है। तो यहाँ से एनसीईआरटी हूबहू जो एनसीईआरटी बोलती है आप उसी चीज़ को समझिए। एनसीईआरटी कहती है, पहला एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है मीन्स जो रूल में रहकर भी रूल को मानना पसंद नहीं करता, जिसका नाम है यूग्लिना। क्या नाम है? यूग्लिना। यूग्लिना इसे लोग ऐसे भी लिखते हैं, सबके लिखने का तरीका है, ठीक है। बायो के अंदर स्पेलिंग मैटर नहीं करती, बोलना और सही तरीके से मतलब करती है मैटर, लेकिन आपका जो लेवल है वो अब वो लेवल चला गया, ठीक है। तो यूग्लिना क्या है? यूग्लिना, तो यूग्लिना में आप देखेंगे यहाँ पर एक्सेप्शन केस क्या है, क्योंकि यहाँ दो चीज़ें दिखाई देती हैं। पहला, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस, एक तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का क्या मतलब है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का ये मतलब है, देखिए मैं बेसिक चीज़ें साथ लेके चलता हूँ, मेरी आदत है, मतलब मैं बेसिक चीज़ें साथ लेके चलता हूँ। मुझे पता है बेसिक सबके अच्छे होते हैं, लेकिन जब हम बेसिक के बारे में कुछ पढ़ते हैं तो कुछ नया चीज़ पता चल जाता है। जैसे मैं कहूँगा CO2 और प्लस के H2O, और उसके बाद यहाँ पर सन होगा जो अपनी सनलाइट दे रहा होगा। क्या दे रहा होगा? सनलाइट। और यही सनलाइट जो हमारी क्या है, ये सनलाइट क्या है? हीट एनर्जी। ये क्या है? हीट एनर्जी। ये आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हीट एनर्जी जो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू किस में? केमिकल एनर्जी में। किस में? केमिकल और एनर्जी में। अब यहाँ दो वर्ड बोले गए हैं, हीट एनर्जी और केमिकल एनर्जी। तो ये आपके दिखाई देंगे ऑटोट्रॉफिक के दोनों प्रोसेस में, जिसको हम फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक के नाम से जानते हैं। ये आपको आने वाली हैं चीज़ें, अभी आपके सामने आएगा। लाइट एनर्जी कह दीजिए या हीट एनर्जी कह दीजिए, ठीक है। तो CO2 और H2O, ये दोनों को आप कहेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। याद रखिएगा, क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये कैसे हैं? इनऑर्गेनिक। ये आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, ये आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। और इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की प्रेजेंस में साथ में सनलाइट लेकर क्या बना लेते हैं? ये बना लेते हैं C6H12 और O6। उसके बाद आप O2 ऑक्सीजन, देन पानी जैसी चीज़, और इसी के साथ में आप खूब सारी एनर्जी को रिलीज करते हैं। रिलीज का मतलब स्टोर करना है। यहाँ पर स्टोर किस फॉर्म में करेंगे? फूड की फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ फूड। तो फूड क्या है? स्टार्च। फूड क्या है? स्टार्च। मैं वहाँ तक नहीं जा रहा, मुझे अपनी बस बात पूरी करनी थी, फोटोसिंथेसिस। तो ये पूरा प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस होता है। एक बात क्लियर हो गया। तो यूग्लिना जो है वो क्या है? यूग्लिना हमारे पास प्रोटोजोआ में आ गया। किस में आ गया? प्रोटोजोआ में। और प्रोटोजोआ में आने के बाद, क्योंकि कार्ल लिनियस 1758 में एनिमेलिया कैटेगरी में प्रोटोजोआ में दो ही चीज़ें लेता है, तीसरा ले ही नहीं रहा। अगर मैं यहाँ इसको ऐड ऑन कर दूँ तो कार्ल लिनियस की अपनी बात खारिज हो जाएगी, लिमिटेशन ड्रॉबैक में उसकी बात चली जाएगी। दूसरा ये कहता है कि इसके पास सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल। अब देखिए फोटोसिंथेसिस कर रहा है, दूसरा इसके पास सेल वॉल नहीं है, मींस इसमें सेल वॉल एब्सेंट है। मैं ज़्यादातर नहीं वाली चीज़ों को क्रॉस लगा के चलता हूँ और होने वाली चीज़ों को राइट लगाता हूँ। और इसी से पता चलता है कि एनिमेलिया कैटेगरी का हो गया, और इसी से पता चलता है ये प्लांटे, किसका? प्लांटे कैटेगरी का है। तो गौर से ये पता चला, गौर तलब करके बात पता चली कि यूग्लिना दोनों क्वालिटीज़ को या कहें दोनों फीचर्स को रखता है अपने पास। पहला फीचर ये रखता है कि इसके पास प्लांट की कैटेगरी भी है और इसके पास एनिमलिया की मींस एनिमल की कैटेगरी भी है। तो यहाँ से कार्ल लिनियस की क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन खारिज हो जाता है, या कहो एक ड्रॉबैक पता चल गया। दूसरा ड्रॉबैक, एक ड्रॉबैक, ये ड्रॉबैक के क्वेश्चंस आते हैं जी। दूसरा ड्रॉबैक कौन है? एल्गी। कौन है? एल्गी। क्यों सर आप एल्गी ठीक रखा हुआ तो आपने ऐसे क्यों कहा?
रीज़न है सर इसका, अगर मैंने कहा तो उसका कोई रीज़न होगा। देखिए एल्गी को अगर आप पकड़ेंगे, एल्गी को अगर आप पकड़ेंगे तो ये तो सीधी सी बात है कि एल्गी यूनी सेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर दोनों ही तरीके की एल्गी आपके सामने एनसीईआरटी में क्लासिफाइड की गई हैं। तो एल्गी को आप देखिए यूनिसेल्यूलर में हमारे पास एग्जाम्पल हैं जो कि पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पूछने के तरीके अलग है, मतलब लैंग्वेज उनकी और आंसर हमारा। तो आंसर आपके सामने है, लैंग्वेज तो मैं बोल ही रहा हूं। पहला क्या है, फर्स्ट में आप कह देंगे इसमें क्लोरेला, क्लोरेला एक है क्लोरेला, और दूसरा हमारे पास क्लेमाइडोमोनास। ये क्लेमाइडोमोनास कैसा लगता है देखने में, ऐसा सा कुछ, इसे बोलते हैं क्लेमाइडोमोनास। तो एक तो ये आ गया। अब दूसरे में क्या देखेंगे, दूसरा आपके पास एग्जाम्पल क्या है, इसे बोलते हैं स्पाइरोगैरा। क्या बोलते हैं, स्पाइरोगैरा। तो स्पाइरोगैरा कौन है, स्पाइरोगैरा कौन है, मल्टी सेल्यूलर एल्गी, और ये है यूनिसेल्यूलर एल्गीज। तो दो हमारे पास एल्गी, एक क्लोरेला और दूसरा क्लेमाइडोमोनास। ये यूनिसेल्यूलर है और एल्गी मल्टी सेल्यूलर स्पाइरोगैरा है। यूनिसेल्यूलर क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास है, मल्टी सेल्यूलर स्पाइरोगैरा एल्गी है। ठीक, तो यहाँ ये डिफरेंस नहीं कर पा रहे आप, यहाँ आप ये डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं कि ये किस में जाने वाली है, क्या ये यूनी में जाएगी, क्या ये मल्टी में जाएगी, क्या ये यूनिसेल्यूलर है या मल्टी सेल्यूलर है, तो इसमें डिफरेंस नहीं कर पा रहे। दूसरा, आप इसकी कैटेगरी को नहीं बता पा रहे हैं कि एनिमल में जाने वाला है कि प्लांट में। तीसरी एक और बात है, क्या, तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने क्या किया है, सभी को एक साथ रख दिया। आपने सभी को एक साथ रख दिया, मतलब ये हुआ, ये छोटी सी बात है। स्टार्टिंग के जो आपको तीन दिख रहे हैं, स्टार्टिंग के जो तीन है जिसमें एल्गी, ब्रेयोफाइट और टेरिडोफाइट है, ये लोअर ब्रिड है, लो ब्रिड है। क्या है, लो ब्रिड है, लो ब्रिड प्लांट है, लो ब्रिड प्लांट है, क्योंकि इनमें कुछ कुछ चीज़ें एब्सेंट होती है। जैसे मैं कहूँ कि इसमें फ्लावर है तो आप कहेंगे नहीं सर फ्लावर नहीं होता, इसमें रूट है ना सर, इसमें रूट भी नहीं होता, तो आप कहेंगे इसमें स्टेम जैसी चीज़ें, रूट जैसी चीज़ें, अच्छा सर इसमें फ्लावर जैसी चीज़ें, सर ये सब चीज़ें इसमें एब्सेंट है, मोस्टली एब्सेंट है। तो हम राउंड फिगर लेते हैं इनके अंदर। अब ये कैसी हाइब्रिड है, ये कैसे हैं, हाइब्रिड है। और या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म भी आपके हाइब्रिड हैं। दो को तो आप लो ब्रिड में लेके चलेंगे। इसको मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में इनको एक एक करके बताया गया है। बाकी प्लांट किंगडम जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये तो बहुत अच्छे से छीले और उधेड़े जाएंगे। हाइब्रिड, तो हाइब्रिड के अंदर ये सब चीज़ होती है। आप कह देंगे इसके अंदर स्टेम भी है, आप कह देंगे इसके अंदर अच्छा खासे तरीके से वेल डेवलप हमारे पास रूट भी है ना। आप कहेंगे इसके पास रूट के साथ साथ फ्लावर भी है। और फ्लावर मेनली कौन है, किस में होता है, एंजियोस्पर्म में। किस में, एंजियोस्पर्म का मतलब ये होता है कि फ्लावरिंग बॉडी या फ्लावर बियरिंग प्लांट्स जिनके पास फ्लावर है वही एंजियोस्पर्म्स कहे जाते हैं। खैर ये आगे की बात है, लेकिन 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में इसी नाम का चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म। बात क्लियर होगी। अच्छा पकड़िए किसको, अब आप पकड़ेंगे किसको, किसको पकड़ रहे हैं आप, उसके बाद ये हो गया और ये हो गया। अच्छा यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, ये डिफरेंस नहीं कर पा रहा क्योंकि आप देखेंगे गौर से ये सभी ज़्यादातर आप देखेंगे इसमें 95% चीज़ें जो हैं वो आपकी यूकैरियोटिक हैं और मल्टी सेल्यूलर हैं। लेकिन बैक्टीरिया तो यूनिसेल्यूलर होता है और प्रोकैरियोटिक होता है। फंगी क्या हेटेरोट्रॉफिक है और आपकी यूकैरियोटिक होती है, और इसका हेटेरोट्रॉफिक प्रोसेस मतलब इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिल्कुल डिफरेंट है। तो डिफरेंस पूरी तरीके से नहीं आ रहा, इसलिए एनसीईआरटी ने एक वर्ड को बहुत अच्छे से बोला, कहती है कि यू आर नॉट एबल फॉर गिविंग द राइट क्लासिफिकेशन, यू डोंट हैव द इनफ क्राइटेरिया, है ना। तो इनफ क्राइटेरिया नहीं बोलती वो, क्या बोलती है कि इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट एक वर्ड कहा गया है जिसको हम बोलते हैं इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट। जो वर्ड मैं इस तरीके से लिख दूंगा मतलब ये नीट में पूछा गया है, तो मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ नीट। तो नीट में आपको मेन चीज क्या है, भाषा पकड़ता है, लैंग्वेज। तो इनएडिक्वेट क्लासिफिकेशन, इनएडिक्वेट क्लासिफिकेशन। इनएडिक्वेट का मतलब होता है इनकम्प्लीट, इसका मतलब होता है इनकम्प्लीट। इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब होगा आपका इन और कंप्लीट। क्या मतलब होगा, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। तो क्लासिफिकेशन क्या है, इनकम्प्लीट। सर इसका कोई खास, इसकी कोई खास वजह है, हाँ जी इसका एक रीजन होता है। रीजन क्या है, इसका रीजन होगा कि नॉट इनफ, इसके पास इनफ क्राइटेरिया, इसके पास इनफ क्राइटेरिया है। मतलब
कार्ल लीनियस हैज नॉट द इनफ क्राइटेरिया, है ना, दिस वन इज इनएडिक्वेट क्लासिफिकेशन, ये लिमिटेड क्लासिफिकेशन है, कंप्लीट क्लासिफिकेशन नहीं है, उसके पास बहुत कम काउंटिंग के आधार पर या काउंटिंग के अकॉर्डिंग इसके पास क्राइटेरिया की जो काउंटिंग है वो बहुत कम है, एक बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये कहा गया कि हम इसको 3 तरीके से समझ सकते हैं। 3 तरीके से मतलब हम जब प्लांटल कंडीशन को देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि कार्ल लीनियस के ड्रॉबैक्स बहुत सारे हैं, तो इसके ड्रॉबैक्स देख लेंगे। ड्रॉबैक पे क्वेश्चन चल गए, ड्रॉबैक आप ड्रॉबैक्स कह दीजिए या फिर आप लिमिटेशंस कह दीजिए, लिमिटेशंस, तो ड्रॉबैक कह दें या लिमिटेशंस कह दें। देखिए अभी तो मैं कैरेक्टर लिख रहा हूँ, कैरेक्टर का मतलब बस हेडिंग डाल रहा हूँ, उसके बाद आपको डिटेल में दूंगा। देखिए एक ना तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में डिफरेंस बता पा रहा है, और इसी के साथ साथ में यूनी और मल्टी सेलुलर के बारे में भी डिफरेंस नहीं बता पा रहा है। तीसरा ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन मींस ये ऑटो एंड हीट्रो के बारे में भी डिफरेंस पैदा नहीं कर पा रहा है। तो 3 चीजें इससे नहीं होती हैं, 3 चीजें इससे नहीं हुई, और तीनों चीजों को सही से क्लासीफाई नहीं कर पाया कौन, कार्ल लीनियस 1758 में, इसीलिए इसको हम इनकम्प्लीट इनएडिक्वेट क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो सर क्या ये आप इसको डिटेल में बता सकते हैं? क्यों बताऊं डिटेल में? क्योंकि क्वेश्चन इस पर मेंटेन होता है, इसलिए आप इसको नहीं छोड़ेंगे। देखिए समझिए, जैसे मैं आपसे कहूं आपके पास क्या है, यहां आप कहेंगे सर प्रोकैरियोटिक लिख दीजिए यहां पर, या प्रोकैरियोट लिख दीजिए, और दूसरा यूकैरियोट लिख दीजिए, दूसरा यूकैरियोट। सर एक डिफरेंस तो ये हो गया, ठीक है, इसको हमने एक डिफरेंस किया। ये ड्रॉबैक्स है, ये क्या है, ड्रॉबैक्स, दीज आर द ड्रॉबैक्स किसमें, कार्ल लीनियस। कार्ल लीनियस कब आए थे, 1758 में, और कौन सा प्रोसेस दिया, 2 किंगडम, कौन सा, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ज़्यादा बोलो, ज़्यादा लिखो, बहुत याद करो, आपका पेपर बहुत आसानी से निकलेगा, ठीक है। तो दूसरा क्या है, यूनिसेल्यूलर, और इसी के साथ में मल्टी और सेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर, 2 बातें क्लियर हो गई। तीसरा क्या है, थर्ड वन इज ऑटोट्रॉफ एंड हीट्रोट्रॉफ, तो 3 देख लें, बस सेल देख लें, अभी है सेल, काफ़ी है। तो ऑटोट्रॉफ और हीट्रोट्रॉफ, मेरी बात समझेंगे, यहाँ से हम डिफरेंसेस इस तरीके से लेके चल रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप प्लांट कैटेगरी पकड़ रहे हैं, क्या पकड़ रहे हैं, प्लांट कैटेगरी। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, प्लांट या प्लांटे। तो अब जरा बताइए क्या क्या था आपके पास प्लांटे में। सर मेरे पास था, ऐसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, एल्गी, ब्रेफाइट, टेरिडोफाइट, देन जिम्नोस्पर्म एंड बैक्टीरिया। देखिए सीक्वेंस नहीं तोड़ना है, पढ़ने के तरीके का, सीक्वेंस तोड़ेंगे तो क्वेश्चन भी आपको तोड़ देगा, मैं नहीं चाहता क्वेश्चन आपको तोड़ दे, ठीक है, समझिएगा। देखिए अब समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर आप डालेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, एक बात, अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर डालेंगे यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर, ठीक है, और आपसे मैं कहूँ कि यहाँ पर आप लिखेंगे ऑटोट्रॉफ और हीट्रोट्रॉफ, तो ये तीसरा ब्लॉक हो गया। 3 ब्लॉक बना लिए, हाँ सर बिल्कुल बना लिए। अब बताएं, एल्गी को मैं जब देखता हूँ, किसको देखता हूँ, एल्गी को, तो जब मेरे सामने एल्गी आती है तो मैं क्या कहूँ, ये प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, तो आप कहेंगे यूकैरियोटिक है। कौन है, यूकैरियोट है, कौन है, यूकैरियोट। सर ये वाकई यूकैरियोट है, आपने पीछे एग्जाम्पल लिखा था क्लेमाइडोमोनास और क्लेरेला, उसके साथ स्पायरोगारा, तो यहाँ इशू क्या आता है, एक्चुअल में ये है तो यूकैरियोट, लेकिन इसमें यूनी भी है और इसमें मल्टी भी है ना। तो यूनी मल्टी में आप बात बताइए मुझे, मैं 2 लिखाए थे, एक क्लोरेला और दूसरा क्लेमाइडोमोनास, कुछ ऐसा सा लिखा था, ठीक है, PDF आपको मिल जाएगी, बस आपको फोकस करना है कि आप पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक और मल्टी में क्या आ जाएगा, मल्टी में बताइए क्या, मैंने क्या बताया, ऐसे कुछ नाम बताया था, स्पायरोगायरा, क्या आ जाएगा, स्पायरोगायरा, ठीक है। तो ये भी हो गया और ये भी हो गया, समझ में आ गया सर, डिफरेंस तो है सर। अच्छा ये ऑटो है कि हीट्रो है, सीधी सी बात है, क्योंकि प्लांट कैटेगरी है तो ऑटो होगी, कैसी होगी, ऑटो होगी। हाँ सर ये तो क्लियर हो गया सर, आगे चलें, हाँ सर आगे चलिए। जो ब्रेडफाइट है यूकैरियोटिक है, ये भी क्या है, 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 यूकैरियोटिक है। क्या मैंने सही लिखा है, ये आपकी प्रो और यू दोनों होती हैं, प्रो और यू,
दोनों होंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ बैक्टीरिया की बात की गई है, मतलब मोनेरा को टच कर रहा है। किसको टच कर रहा है? मोनेरा को। तो यहाँ प्रो और यू दोनों ही चीज़ें आने वाली हैं, या दोनों ही नाम आएंगे। उसके बाद अगर मैं किसको लेके चलूँ, ब्रेवोफाइट को, तो ब्रेवोफाइट में आपके पास मल्टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मल्टी। और टेरिडो में मल्टी आ जाएगा, और आपके पास जिम्नोस्पर्म में भी मल्टी आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ रह गई ना, एंजियोस्पर्म रह गया। एंजियो कहाँ लिखूँ? ये लिख दूँ, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, क्योंकि सीक्वेंस नहीं तोड़ना मुझे, सीक्वेंस ही मेन है, ये सेम रहेगा। ठीक। उसके बाद ये कैसे रहेंगे? सर ऑटो रहेंगे, सर ऑटो रहेगा, सर ये भी ऑटो रहेगा, ये भी ऑटो रहेगा। तो यहाँ तक तो सर क्लियर हो रहा है। अच्छा सर, बैक्टीरिया कैसा रहेगा? मैंने कहा प्रो भी रहेगा और यू भी रहेगा, मेनली प्रो की तरफ जाना है। उसके बाद अगर बैक्टीरिया को देखेंगे, बैक्टीरिया के साथ में आप कहेंगे कैसा है? सर ये यूनी है। कैसा है? यूनी भी है और मल्टी भी है। यूनी भी है और मल्टी भी है, सीधा कह दो यूनी है। मैं इसके रीजंस दूंगा, अभी बस मैं क्लियर कर रहा हूँ चीज़ें। तो ये कैसा होता है? आप ये कह दो इसको, बस यूनी कह दीजिए। क्या कह दीजिए? केवल यूनी। ये इसको हटा दें, बस इतना कर दें, ठीक है? क्योंकि मोनेरा में जा नहीं रहा, अभी जब मैं मोनेरा पे नहीं जा रहा हूँ तो वो भी नहीं बोलूँगा। ऑटो, ये कैसा सर? ऑटो की हिट्रो। सर ये दोनों होता है, सर ये दोनों होता है, ऑटो और हिट्रो। ऑटो और हिट्रो ये दोनों तरीके का होता है। कैसा होता है? दोनों तरीके का। फंगी कैसी होती है? सर यूकैरियोटिक। हाँ यूकैरियोटिक है। उसके बाद ये कैसी है? यू। ये कैसी है? यूकैरियोटिक। और क्या है? मल्टी सेलुलर। और क्या है? मल्टी सेलुलर। अच्छा, और क्या है? कंप्लीटली हिट्रो। कंप्लीटली हिट्रो। कंप्लीटली हिट्रो। गौर कीजिए, आपको एक बात समझ में आएगी कि एल्गी ने अपने लिमिटेशंस तोड़े हैं। वो यूनी और मल्टी में है और ऑटो है, बाकी सब यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर और ऑटोट्रॉफिक है। लेकिन जैसी बैक्टीरिया आता है तो वो प्रोकैरियोटिक में आ जाता है, यूनिसेलुलर है, लेकिन ऑटो और हिट्रो दोनों हो सकता है। अपना खाना खुद भी बना सकता है और दूसरे पर भी बेस्ड हो सकता है। और फंगी कंप्लीटली यू और मल्टी सेलुलर और हिट्रोट्रॉफिक है। यहाँ से इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई। क्या इसके साथ साथ सेल वॉल से रिलेटेड कोई बात कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, जो बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल कह सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर दिख रहा है? बहुत बढ़िया, साफ दिख रहा है एकदम, ठीक है। क्या? देखिए मैं बताऊं आपको, नोट डाल के इस बात को समझ सकते हैं, नोट डालकर इस बात को समझ सकते हैं। क्या मैं कह दूं कि अगर मैं किसकी? सेल वॉल की बात करूं, केवल किसकी बात करूं? सेल वॉल की। तो सेल वॉल अगर आप कहें तो ऐसे देखें, जैसे मैं काइटिन की बात करूं, काइटिन, तो काइटिन किसकी? फंगी की सेल वॉल है। किसकी? फंगी। सर मैं प्लांट की बात करूं, प्लांट में आपके पांच पार्ट्स आ गए, अभी मैं उसकी बात ही नहीं करूंगा। 5 पार्ट हैं आपके, जिसमें कौन कौन आ गया आपके पास? एल्गी, ब्रेवोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये 5 आपके पास आ गए। क्लियर हो गया? हाँ सर। तो इसके किससे बनेगी? सेल्यूलोस। किससे बनेगी? सेल्यूलोस। तो ये सेल्यूलोस से बनती है। बात क्लियर हो गया? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर हो गया। सर आपने बैक्टीरिया भी बोला था। हाँ मैंने बोला है बैक्टीरिया। तो जब बैक्टीरिया आ जाएगा तो सर इसकी सेल वॉल किससे बनाओगे? उसकी बनती है पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड और प्लस पेप्टाइडोग्लाइकन। मेनली एनसीईआरटी में क्या लिखा है? पॉलीसेक्राइड। तो पेप्टाइडोग्लाइकन भी आप एड ऑन करेंगे जब स्टेज बढ़ा देंगे, ठीक है। दूसरा सर फंगी क्या है? आपने कह दिया सर हिटोट्रॉफिक है। बाकी प्लांट्स कैसे हैं सर? ऑटोट्रॉफिक है। और बैक्टीरिया क्या है सर? ऑटो भी है और हिट्रो भी है। अच्छा बात क्लियर है? तो हमें ये चीज पता चल रही है कि ड्रॉबैक्स बहुत सारे निकले किसके? कार्डिनियस के। तो इन ड्रॉबैक्स को कोई खत्म करने के लिए आया? हाँ आया, जिसका नाम क्या है? हैकल। एक हैकल नाम के साइंटिस्ट रहे जिन्होंने कार्डिनियस के जितने भी ड्रॉबैक्स थे उनमें सुधार किया। सुधार करने का मतलब है जो भी चीजें उनके सामने आ रही थी, जो भी चीजों का मतलब, ये सारी चीजों से पता चल रहा है कि इन 3 चीजों में हम डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं, या कहो कि ये प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। कौन नहीं कर पा रहा है? जिसका नाम क्या है? कार्ल लीनियस। जिसका नाम क्या है? कार्ल लीनियस। तो कार्ल लीनियस इन 3 चीजों को नहीं कर पाया, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक और हिटोट्रॉफिक। जब उसको इसके बारे में पता ही नहीं है तो क्लासिफिकेशन आप डेप्थ में नहीं कर सकते। इसलिए कार्ल लीनियस के लिए एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया, इनएडेक्वेट क्लासिफिकेशन, मतलब कि क्लासिफिकेशन पूरी तरीके से पूरा नहीं है, क्राइटेरिया लिमिटेड है। आपको क्या करना पड़ेगा? और सुधार करना पड़ेगा। यूग्लिना भी इसी का एक्सेप्शन केस में आता है, ठीक। बात समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। तो कोई है ऐसा जो क्या कर सके, जो इस क्राइटेरिया को बढ़ा सके? हाँ है। जिसका नाम है, क्या नाम है? जिसका नाम है हैकल। अभी मैंने कहा था जिसका नाम है हैकल। तो हैकल नाम के एक साइंटिस्ट हैं। क्या नाम के हैं? हैकल नाम के एक साइंटिस्ट हैं। उनका कहना है, एक बार देख लो मैं कलर दिख रहा है कि नहीं। एक साइंटिस्ट आ गए, एक साइंटिस्ट हो गए जिसका नाम है हैकल। एक साइंटिस्ट हो गए, ब्लर दिख रहा है थोड़ा ये वाला कलर,
एक साइंटिस्ट हो गए जिसका नाम क्या है, हैकल, इनका नाम है हैकल। हैकल स्पेलिंग चेक कर लेंगे, हैकल ने 3 किंगडम दिया, क्या दिया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। हैकल साहब ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन मेथड दिया और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में 2 तो जैसे थे वैसे ही छोड़ दिए, मतलब कि प्लांटे और एनिमेलिया। अब उसने कहा जितनी भी खामियां, ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस कार्ल लिनियस के टाइम पर तो उनको सबको उठाकर उन्होंने एक टर्म दे दी जिसका नाम है प्रोटेस्टा। क्या नाम दे दिया, प्रोटेस्टा। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, 2 चीज़ों को तो ऐसे ही छोड़ दिया गया, मीन्स प्लांटे और एनिमेलिया को तो एज इट इज कार्ल लिनियस ने रख दिया। एक कौन है, प्लांटे, और एक एनिमेलिया, एक क्या है, एनिमेलिया। तीसरा हमारे पास आता है प्रोटेस्टा। कौन है, प्रोटेस्टा। कौन है, प्रोटेस्टा। तो प्रोटेस्टा को उसने अलग से एक्सप्लेन किया है। कैसे एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेन किया मतलब थोड़ा सा उसने बताया। एक हमारे पास है प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा। उसने कहा कि जो जो खामियां हैं सब उठाकर प्रोटेस्टा में ही रख दीजिए। मैंने पूछा क्या क्या, तो उसने कहा सर आप कह रहे थे यूनिसेल्यूलर, आप कह रहे थे यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। किसके रिस्पेक्ट में कहा गया ये, एल्गी के बारे में। किसके बारे में, एल्गी, क्योंकि यूनिसेल्यूलर में कौन था, क्लोरेला, और कौन सी, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। देखिए लिखने से चीज़ें याद होती है, मैं हमेशा यही कहता आया हूँ, जिसने मेरी बात मानी वो हुआ है सेलेक्ट, ऐसा नहीं है। मल्टी सेल्यूलर में कौन आ जाएगा आपके पास, स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा। तो इन्होंने एक तरीके से जो खामियां थी उन्हीं को उठा के एक जगह डाल दिया जिसका नाम इन्होंने रखा प्रोटेस्टा। क्या रखा, प्रोटेस्टा। दूसरे में क्या ले सकते हैं, दूसरे में ले सकते हैं आप प्रोटोजोआन। क्या ले सकते हैं, प्रोटोजोआन। तो हमने कहा कि इसको एक जगह रख दीजिए, अमीबा, पैरामीशियम, तो ये अलग रखो इसको। किसको, एल्गी वाले सेक्शन को अलग रखो, प्लांटल सेक्शन है, और इसको एनिमल सेक्शन, इसको अलग रखो। लेकिन है कैसे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कैसा, प्रो को पकड़ रहा है, किसको, प्रो कैरियोट को पकड़ रहा है, मींस यूनिसेल्युलर की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है। दूसरा क्या है इसका, प्रोकैरियोट। तीसरा, थर्ड इसके पास है बैक्टीरिया, थर्ड इसके पास है बैक्टीरिया, क्योंकि इसको पता चल गया कि बैक्टीरिया एक तो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर कंडीशन को शो कर रहा है, मेनली यूनिसेल्युलर, और उसमें ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कुछ ना कुछ झगड़ा करेगा। और लास्ट में है फंगी। फंगी सेपरेट पढ़ी हुई है लेकिन प्लांट की कैटेगरी को छोड़ रही है, क्योंकि फंगी हेटेरोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ नहीं है। तो उठाकर इन्होंने 4 चीजें एक जगह रख दी, जिसका नाम प्रोटेस्टा रखा। रखने वाले साहब थे जिसका नाम था हैकल। इसके बाद यहाँ तक क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर होगा, बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। जितना पढ़ा वो सब खामियां जो है उठाकर आप यहाँ डाल दें तो आपका प्रोटेस्टा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोटेस्टा। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, एक और साइंटिस्ट हैं जिसका नाम क्या है, द फोर्थ वन साइंटिस्ट यू हैव, विच वन, जिसको कोपलैंड। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है कॉपलैंड, जिसका नाम है कॉपलैंड। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दे रहा है, ये दे रहे हैं आपके कोपलैंड, कोप और लैंड। कोपलैंड नाम के साइंटिस्ट हैं, कोपलैंड नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब बताइए क्या करेंगे, बस एक चीज़ को उठाकर एक्स्ट्रा कर देंगे, बाकी सब ऐसे ही छोड़ देंगे। जैसे आपने क्या पढ़ा पहले, प्लांटे, जैसे उसके बाद आपने पढ़ा एनीमेलिया, उसके बाद आपने क्या पढ़ा, उसके बाद आपने पढ़ा प्रोटेस्टा। क्या पढ़ा, प्रोटेस्टा। एक ऐड कर दीजिए जिसको आप रख देंगे, जिसको आप कर देंगे मोनेरा, जिसको कह देंगे आप मोनेरा। क्या कह देंगे, मोनेरा। यहाँ मोनेरा आ गया, यहाँ मोनेरा ऐड कर दिया उसने, समझ में आ गया। तो फंगी मोनेरा आप यहाँ, ठीक है, फंगी लिखिए, फंगी लिखेंगे तो अच्छा क्या आ जाएगा, फंगी। वैसे मोनेरा कहा गया है लेकिन आप फंगी लिखिए, ठीक। उसके बाद आ जाएगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 और किंगडम और क्लासिफिकेशन। यहाँ से बात गहरी हो जाती है और आपके सेकंड चैप्टर के सेकंड ही पेज पर एक चार्ट दिया हुआ है, कैटलॉग दी है, उस कैटलॉग को आप सही से समझ लेंगे। यहाँ एक साइंटिस्ट हैं, जो अपनी बात जब बतानी शुरू करते हैं तो बड़ा हौच पौच मचा देते हैं, जिसका नाम है R.H. वीटेकर। R.H. वीटेकर। ये कब आते हैं, ये आते हैं आपके 1969 में। कब आते हैं, 1969 में R.H. वीटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो सर इन्होंने क्या एक्स्ट्रा कर दिया, बस एक और चीज़ उठा के पेश कर दी,
जिसका नाम क्या था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था आपके पास फर्स्ट में अगेन प्लांटे, सेकंड में अगेन एनिमेलिया, और थर्ड में प्रोटिस्टा, थर्ड में प्रोटिस्टा, और फोर्थ में हमारे पास, फोर्थ में आ जाएगा हमारे पास फंगी, फोर्थ में आ जाएगा फंगी, और फिफ्थ में मोनेरा, फिफ्थ में मोनेरा। तो ये कैटेगरी उन्होंने अपने अकॉर्डिंग क्लासीफाई करी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा गया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने के लिए प्रॉपरली क्राइटेरिया रहा है। क्या रहा है? क्राइटेरिया। बिना क्राइटेरिया के कुछ काम नहीं होगा, उसका क्राइटेरिया मेंशन नहीं है। क्या है? मैं एनसीईआरटी से ऊपर नहीं जाता हूँ। क्राइटेरिया ऊपर का मतलब जितनी एनसीईआरटी बोलती है उतना, लेकिन कॉन्सेप्ट में अगर ज़्यादा बोल रही तो मैं कॉन्सेप्ट में ज़्यादा चीज़ें बोलूँगा, चाहे वो एनसीईआरटी की क्यों ना हो। ठीक है, उस चीज़ में आप बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री होकर बैठे। क्राइटेरिया क्या रहा है? इन्होंने क्राइटेरिया में लगभग 4 से 5 फीचर्स दिए हैं, 4 से 5 फीचर्स दिए हैं। और वो फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट फीचर देखिए, इन्होंने कहा बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर किसकी बात करी होगी? ऑब्वियसली सेल की बात करी होगी। दूसरा यहाँ पर इसने कहा सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर। यहाँ देखिए सेल स्ट्रक्चर का मतलब ऑर्गेनाइजेशन से है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। आप ऐसे और करके समझ सकते हैं, नंबर ऑफ सेल मतलब कितनी नंबर ऑफ सेल हैं, सेल में टिश्यू वगैरह सब बन रहा है कि नहीं। ठीक है, उसको मैं डिटेल दूंगा अभी। और थर्ड में इसके पास आ गया रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल है या असेक्सुअल। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या वो ऑटोट्रॉफ है या वो हेटेरोट्रॉफ है, उसमें भी कौन सा क्राइटेरिया। एक वर्ड आएगा फाइलोजेनी, एक आएगा फाइलोजेनी। देखिए फाइलोजेनी को आप यहीं एक्सप्लेन कर लें, आगे इसने इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। फाइलोजेनी का मतलब होता है एवोल्यूशनरी क्या हिस्ट्री। क्या आ जाएगी? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। क्या आ जाएगी? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। क्या आ जाएगी? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इतनी बात समझ में आ गई। मैं फिर बता रहा हूँ, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कॉपलैंड ने साइंटिस्ट ने दिया था, जिसमें कि प्लेंटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और फंगी ऐड कर दिया गया। दूसरी बात, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच विटेकर ने 1969 ईयर याद रखेंगे, 1969 में दिया, और 5 किंगडम है, और उसमें बस एक चीज़ ऐड कर दी गई, मोनेरा। क्राइटेरिया रखा उन्होंने 4 से 5 फीचर्स हैं, जिसमें कि बॉडी स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली सेल की बात की होगी, और सेल स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनाइजेशन, नंबर ऑफ सेल, जैसे सेल से टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, देन ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजी प्रोसेस, देन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल या सेक्सुअल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटो है कि हेट्रो, एट द लास्ट ऑफ फाइलोजेनी। फाइलोजेनी मीन्स एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मीन्स कोई चीज़ कैसे बनी है, कोई चीज़ कैसे बनी है। तो मैं क्या करूँगा, आपको बॉडी स्ट्रक्चर से लेकर फाइलोजेनी जो कि एक्सप्लेन नहीं है वहाँ तक मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, 2 चीज़ और भी हैं, 2 चीज़ और बताई उन्होंने। एक का नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दूसरी का है सेल वॉल। ये भी बताया है उनका कंपोजिशन, लेकिन वो क्राइटेरिया में ऐड नहीं है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना। आर एच विटेकर ने नॉन क्राइटेरियल बातें भी बताई हैं, जिसमें केवल 2 फीचर दिए हैं, 2 फीचर एक्सप्लेन किए हैं, 2 फीचर एक्सप्लेन किए हैं, एक्सप्लेन्ड हैं। अच्छा, पहला फीचर, फर्स्ट फीचर क्या है? फर्स्ट फीचर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और दूसरा आपके पास है सेल वॉल, सेल वॉल। इन दोनों की कंपोजिशन बताई गई है। क्या बताई गई है? कंपोजिशन। क्या बताई गई है? कंपोजिशन की कौन किससे बनता है। लेकिन याद रखिए ये नॉन क्राइटेरियल है, मतलब ये क्राइटेरिया में ऐड नहीं है। यहाँ तक मेरी बात बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। इसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और बात खत्म कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, यहाँ से चीज़ें इंपॉर्टेंट गहराई में जा रही हैं। ठीक है, चलिए हमें क्या करना है, आप बुक बाद में उठाओगे, आज जितना आपने आज पढ़ा वो बुक से एक बार रीड जरूर कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा है वो आप कमेंट के रूप में छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट में आ जाइए। फर्स्ट मेरे पास क्या है जी, मैंने कहा हम क्या पढ़ रहे हैं, आर एच विटेकर के जो फीचर्स हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने के लिए हम वो बता रहे हैं। तो आ जाइए, फर्स्ट में क्या आ जाएगा। ठीक, फर्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट में हमारे पास है बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर एक। दूसरा मेरे पास है सेल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन 2, ये एक्सप्लेन करना है। थर्ड है रिप्रोडक्शन, इसमें टाइप बताना है, सेक्सुअल या असेक्सुअल।
फोर्थ मेरे पास है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मीन्स न्यूट्रिशन, ऑटो है या हेट्रो। ये हमारे पास 4 है। फाइलोजेनी को एक्सप्लेन नहीं करना, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्लासिफिकेशन हो गया 1, 2, 3 और 4, ठीक है। यहाँ से आपका प्रोसेस, ठीक है। तो इसको थोड़ा लंबाई में ले लो, इसको भी लंबाई में ले लीजिए, इसको भी लंबाई में ले लीजिए, और ये भी आपका, ये तो खैर आ ही जाएगा, ठीक है। अब 1, 2, 3, 4 और 5वां है आपके पास, दिस वन और दिस वन और दिस वन। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। ठीक, देखिए क्या बोल रहे हैं। इसने कहा, देखिए बहुत इजी है, यहाँ पर जो आप नाम रखेंगे इसके ऊपर यहाँ पर आ जाएगा मोनेरा, क्या आ जाएगा, मोनेरा। यहाँ पर सेकंड आ जाएगा प्रोटिस्टा, यहाँ आ जाएगा प्रोटिस्टा, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा फंगी, फंजाए, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्लांटे, और यहाँ आपके लास्ट में आ जाएगा एनिमेलिया, क्या आ जाएगा, एनिमेलिया। 5 हमारे पास क्लासिफिकेशन आ गया आरएच विटेकर के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू आरएच विटेकर के अकॉर्डिंग, ठीक है। कब दिया, 1969 में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन सा दिया, 5 किंगडम, क्या दिया, 5 किंगडम। देखिए बॉडी स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको यहाँ बताना प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, यहाँ बताना आपको यूनी या मल्टी सेलुलर, यहाँ आपको बताना है सेक्सुअल या असेक्सुअल, यहाँ आपको बताना है कि ऑटो या हेट्रो। शॉर्टकट में लिख दिया, आप बता पाएंगे बड़ी आसानी से बॉडी स्ट्रक्चर कैसी है। तो ये 100% प्रो होता है, ये 100% प्रो होता है, प्रो कैरियोटिक, और ये 100% यूकैरियोटिक होता है, क्या होता है, यूकैरियोटिक। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और बाकी सब यूकैरियोटिक है, बाकी सब यूकैरियोटिक है, क्योंकि सब एक सेल से नहीं बनते, ये सब एक सेल से नहीं बनते, ये सब एक सेल से नहीं बनते। बात बहुत बहुत बढ़िया सर। सेल का ऑर्गेनाइजेशन यूनी है कि मल्टी है, तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, यहाँ आप कहेंगे यूनी है, क्या है, यूनिसेल्युलर है। ये कैसा है, यूनिसेल्युलर है सर, ये क्या लिख दिया आपने, यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर, एक एक्सेप्शन केस है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला ये कैसा है, ऑब्वियसली मल्टी है, ऑब्वियसली मल्टी सेल्युलर है। ये भी कैसा है, मल्टी सेल्युलर है, ये भी कैसा है, मल्टी सेल्युलर है। सर कुछ डिफरेंस है क्या, सबके सब एक जैसे से लग रहे हैं, हाँ डिफरेंस है जी। देखिए ये एक सिंगल सेल है, ये सेल का कॉम्बिनेशन है। देखिए ये क्या है, सिंगल सेल, ये होती है सिंगल सेल के अरेंजमेंट में, और ये सिंगल सेल कॉम्बिनेशन, कंबाइंड, मतलब एक जैसी सेल बहुत सारी होंगी, लेकिन एक दूसरे से लगभग जुड़ी नहीं होंगी, बट बहुत सारी होंगी, तो इसे यूकैरियोटिक कह देते हैं। लेकिन अटैचमेंट नहीं लेकर टिश्यू नहीं बना पाता, इसलिए हम यूनिसेलुलर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा टिश्यू, यहाँ पर आ जाएगा टिश्यू लेवल, यहाँ पर आ जाएगा टिश्यू और ऑर्गन लेवल, ठीक है। प्लांट में ऑर्गन आ जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। अच्छा यहाँ पर टिश्यू भी आ जाएगा, क्योंकि हमारी बात हो रही है, ऑर्गन भी आ जाएगा और ऑर्गेनिज्म भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, क्लियर हो गई बातें, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन, देखिए मोनेरा केवल असेक्सुअल होता है, क्या होता है, केवल असेक्सुअल। बाकी सब क्या है, सेक्सुअल भी है और असेक्सुअल भी है, सेक्सुअल भी है और एसेक्सुअल भी है, सेक्सुअल भी है और असेक्सुअल भी है, सेक्सुअल भी है और असेक्सुअल, हाँ ठीक है, सेक्सुअल भी है और असेक्सुअल भी है, सेक्सुअल भी है और असेक्सुअल। ये कैसा है, ओनली सेक्सुअल एनिमल की बात की गई है जी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट, ये लास्ट पॉइंट है, बड़ी अच्छे से समझिएगा। देखिए ये ऑटो भी होता है, ऑटोट्रॉफ होता है, लेकिन इसके ऑटोट्रॉफ में कैटेगरी है, कैसा कहेंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ दोनों होते हैं। सर ये हेट्रो भी होता है, हाँ ये हेट्रोट्रॉफ तो होता ही है। बैक्टीरिया को देखेंगे तो मोस्टली हेट्रोट्रॉफ ही होते हैं, मोस्टली क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉफ कैसे, मोस्टली क्या कहेंगे, मोस्टली सेप्रोफाइटिक पैरासिटिकल सब कंडीशन में आएगा। आपका प्रोटिस्टा में क्या होगा सर, ये ऑटो होगा क्या, हाँ होगा, और दोनों होंगे, फोटो भी होगा और कीमो भी होगा, फोटो भी होगा और कीमो भी होगा। सर ये हेट्रो होंगे, बिल्कुल होंगे, हेट्रो होंगे, बिल्कुल होंगे। हेट्रो की कैटेगरी है सर इनकी कुछ, हाँ सर इनकी होती है, क्या सर, ये सेप्रो होते हैं, सर ये पैरा भी होते हैं, सर ये होलो होते हैं, होलो
होलोजोइक, होलोजोइक। सर फंगी ने तो आपने हेट्रो बताई थी, हेटरोट्रॉफ में क्या 3 कैटेगरी, हेटरोट्रॉफ में क्या 3 कैटेगरी, और तीनों कैटेगरी में आपको डिफरेंस देना है क्या, एक आपके पास आ जाएगा सेप्रो, एक आपके पास आ जाएगा पैरा, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक। एग्जाम्पल में लिख देता हूँ, जैसे कि लीखेन या लाइचेन, लोग अलग अलग नाम बोलते हैं, एग्जाम्पल में बहुत दूंगा। प्लांटे केवल क्या ऑटो, ये क्या केवल क्या हिट्रो, कैसा हिट्रो, और हिट्रो में भी क्या सेप्रो हो सकते हैं, पैरा हो सकते हैं, सेप्रो हो सकते हैं और पैरा हो सकते हैं, सेप्रा भी हो सकते हैं, कॉलिंग कॉन्टिन्यूसली, सेप्रो और पैरा, और उसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा होलोजोइक, क्या हो जाएगा होलोजोइक, होलोजोइक। समझ में आ गया, इजी है इसका क्लासिफिकेशन, आप बहुत इजी मोड पर समझ गए होंगे, ठीक है, कैसे बिल्कुल इजी है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपको क्या करना है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया और प्रोकैरियोटिक, बाकी सब यूकैरियोटिक, शुरू के 2 यूनिसेलुलर, बाकी सब मल्टी सेलुलर, लेकिन एक सेल का कॉम्बिनेशन जुड़ा नहीं है, इसलिए एग्रीगेशन मेथड है, टिश्यू बनेगा, मतलब सेल से टिश्यू हो जाएगा, टिश्यू से ऑर्गन तक हो जाएगा, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म तक हो जाएगा। पहला सेक्सुअल है, बाकी सब सेक्सुअल हैं। पहला क्या है, पहला क्या है, पहला हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास हो गया फर्स्ट वन वी हैव द सेक्सुअल, सेकंड हो गया सेक्सुअल 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 सेक्सुअल, आखिरी वाला सेक्सुअल होता है। ऑटोट्रॉफ होते हैं, मोनेरा मतलब बैक्टीरिया, फोटो भी होते हैं, गिमो भी होते हैं, हेटरोट्रॉफ होते हैं मोस्टली, हेट्रो मतलब सेप्रोफिटिक पैरासिटिकल, सेप्रोफिटिक पैरासिटिकल, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद सेप्रो भी होगा, पैरा भी होगा, होलोजोइक किसकी बात हो रही है, प्रोटिस्टा की। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास फंजी है, तो हेटरोट्रॉफ है, सेप्रो पैरा, लेकिन यहाँ कैसा होगा सिम्बायोटिक, होलोजोइक नहीं कहेंगे। ये वाला कैसा है, सेप्रो पैरा और होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब इसमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और एक्सक्रीशन मेथड होता है, 5 मेथड मिल जाते हैं, तब होलोजोइक मेथड कहा। तो हम एक होलोजोइक ऑर्गेनिज्म है जिसमें खाना लेना, चबाना खाना, उसे एब्जॉर्ब करना, उसे एसिमिलेट करना और एट लास्ट में उसको एक्सक्रीट कर देना, बाहर निकाल देना। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा है कि जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो मैं उस पूरे को राउंड फिगर करता हूँ, फिर एक साइंटिस्ट है वो भी मैं कर देता हूँ। चलिए लास्ट पॉइंट ख़त्म हो जाएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि एक स्लॉट खत्म कर दिया। फिर हमने लास्ट में आ जाएगा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्या आ जाएगा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो कौन किए हैं, वो किए हैं आपके कार्ल हूस, कार्ल हूस, कौन किए हैं, कार्ल हूस। कार्ल हूस का अपना ही तरीका, कार्ल हूस का अपना ही तरीका, क्या बोल दिया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन आर.एच. विटेकर के बाद जो क्राइटेरिया लिया गया है कार्ल हूस का, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो राइबोसोम होते हैं, हमारे पास जो राइबोसोम होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। कौन से, एक हमारे पास होता है ATS और एक हमारे पास होता है, अच्छा आप क्वेश्चन में दे रहा हूँ, आप बताएंगे एस का मतलब क्या है, यहाँ एक्सप्लेन करके बताएंगे, एक्स का मीनिंग बताना है आपको, क्या बताना है, एस का मीनिंग बताना है इन राइबोसोम, इन राइबोसोम। तो राइबोसोम में एस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है आपको बताना है, ठीक है, बस में आ गया। उसके बाद 80s हो सकते हैं और 70s, 80s और 70s, 80s और 70s, ठीक है। 80s के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हमारे पास 60s और एक होता है 40s। कल की क्लास में पहले मैं राइबोसोम पढ़ाऊंगा, क्योंकि कार्ल हूस मेन जो है उनको राइबोसोम से बांटनी थी चीज़ें, क्राइटेरिया वहीं से उठाया। तो आपको जब तक राइबोसोम का क्लासिफिकेशन सही से नहीं पता, तब तक आप उसको बस रट लेंगे, पता नहीं होगा आपको क्यों उसने ऐसा यूज़ किया होगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। मेरा मानना है कि जब तक पीछे की चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, तो अगली चीज़ें और फ्रंट की प्रेजेंट की चीज़ें आप समझ नहीं पाओगे, समझोगे तो रटोगे, उसे आप समझना कहते हैं, वो रटना होता है, ठीक है। 30s तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक लॉ बनाया, उस लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जो हमारे पास हम उठाया, इन्होंने क्या, केवल मोनेरा, क्या केवल क्या लिया, मोनेरा, और मोनेरा को इन्होंने 2 पार्ट में क्लासिफाइड कर दिया। कितने में, 2 पार्ट्स में। एक पार्ट इन्होंने लिया क्या, एक पार्ट इन्होंने लिया, क्या तरीका है भाई, एक पार्ट इन्होंने क्या लिया, एक को कहा गया यूकैरियोट, यू बैक्टीरिया, और एक को इन्होंने कहा आर्की बैक्टीरिया, आर्की और बैक्टीरिया। एक कहा यू बैक्टीरिया और दूसरा कहा आर्की बैक्टीरिया। ध्यान रखने की बात है, अब ये क्वेश्चन आपको पता चल गया, ये आप करके लेकर आएंगे, ठीक है। यू बैक्टीरिया के अंदर जो डोमेन है,
डोमेन, देखिए वर्ड आ रहा है डोमेन, तो क्वेश्चन लग गया आपका सामने। आपको क्वेश्चन बताना है, मैं ही बताऊं चलो, फिर तो दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। डोमेन एक तरफ है और एक तरफ आपके सामने किंगडम है। एक तरफ आपके सामने डोमेन है और एक तरफ किंगडम, तो डोमेन बड़ा होता है कंपेरेटिवली टू दी किंगडम में। ऐसा कैसे हो गया सर? क्योंकि इसमें 6 किंगडम है और इसमें 5 किंगडम है। रीज़न, ये रीज़न है इसका। तो डोमेन वाइज इन्होंने डिफाइन किया है। क्राइटेरिया में क्या रखा है इनका? क्राइटेरिया, इनका क्राइटेरिया, एक तो क्राइटेरिया डोमेन पर ज़्यादा फिक्स कर रहे हैं। किस पर? डोमेन पर। और डोमेन में इन्होंने मेन कौन बताया? मोनेरा। और मोनेरा में इसने कहा कि 30 टाइप ऑफ के राइजोम जो कि 16S RNA से बन रहे हों, उनके अकॉर्डिंग मैंने क्लासीफाई किया है। दो चीज़ पकड़ेंगे, पहला मोनेरा पकड़ा, मोनेरा को डोमेन के अकॉर्डिंग समझा। डोमेन मतलब कि उसकी भी अपनी कुछ स्पेशलिटी होती है, मतलब इम्पोर्टेंसी, इसकी भी अपनी कुछ इंपॉर्टेंसी है, इसको और बारीक बटना चाहिए। तो यू बैक्टीरिया में इन्होंने कहा कि इसका मेन है बैक्टीरिया डोमेन, और जो आर्की बैक्टीरिया है उसका मेन इन्होंने डोमेन कहा आर्की। क्या बोला? आर्की। तो आपको पढ़ने को मिलेगा। ये कौन है? देखिए क्वेश्चन आ रखा नीट में, नीट में क्वेश्चन है, नॉर्मली पता भी होना चाहिए कि प्रिमिटिव क्या है? प्रिमिटिव बैक्टीरिया या प्रिमिटिव मोनेरा। आपको ये क्वेश्चन दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि सबसे पुराना बैक्टीरिया या फिर मोनेरा वो कौन है? आर्की है, मीन्स आर्की बैक्टीरिया, इसलिए इन्होंने ये क्लासीफाइड किया। एक बात तो इन्होंने ये कही, उसके साथ साथ इन्होंने एक बात और बोली कि इसके साथ में, मोनेरा के साथ में नहीं, अलग से एक बात उन्होंने कहा कि एक मैं ले रहा हूँ कौन? यूकैरिया। क्या लिया? यूकैरिया। तो इन्होंने कहा जितने भी यूकैरिया हैं वो सब वही हैं जो बचे कुचे हैं। जैसे एक इन्होंने कहा यूकैरियोट, यू बैक्टीरिया, दूसरा आर्की बैक्टीरिया, तो ये फर्स्ट नंबर का हो गया, ये सेकंड नंबर का, और बाकी के जो 4 हैं किंगडम में वो लिख दीजिए आप। कौन कौन आ जाएगा? मोनेरा के बाद कौन आता है सर? प्लांटे, या उसी सीक्वेंस में लिखेंगे। मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, और इसके बाद क्या आ जाएगा? फंजाई, और इसके बाद प्लांटे, और इसके बाद एनिमेलिया। बात क्लियर हो गया? दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो कार्ल हूस नाम के साइंटिस्ट हैं, कौन? कार्ल हूस। तो कार्ल हूस नाम के साइंटिस्ट ने डोमेन पर फोकस किया और मोनेरा को लेकर क्लासीफाई किया। 70S राइबोसोम को पकड़ा है, 70S राइबोसोम के 30S को पकड़ा और उसमें 16S RNA को लिया, क्योंकि बैक्टीरिया में 70S टाइप ऑफ राइबोसोम मिलता है और उसका 30S ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है प्रोटीन के सिंथेसाइजेशन के लिए, क्योंकि राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन को बनाना, और वो एक जेनेटिक मटेरियल भी नहीं है, तो ये आपका आज जो आपने पढ़ा, आज आपने पढ़ा 2 किंगडम, 3 किंगडम, और नॉर्मली 4 किंगडम, और 5 किंगडम, और 6 किंगडम। 2 किंगडम किसने बताया? कार्ल लीनियस। और 3 किंगडम किसने बताया? हैक्कल। 4 किंगडम किसने बताया? कोपलैंड। और 5 किंगडम किसने बताया? ये तो आप कभी नहीं भूलते, RH व्हिटेकर। किसके ईयर याद रखने हैं? कार्ल लीनियस 1758 और व्हिटेकर 1969। क्राइटेरिया भी याद रखना है। और यहाँ पर आ जाएंगे आपके कार्ल हूस। क्या आ जाएगा? कार्ल हूस। तो ये किंगडम क्लासिफिकेशन आपने समझा। इससे पहले एक साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है एरिस्टोटल, जिन्होंने प्लांटे और एनिमेलिया को डिफाइन किया था। किस रूप में? डिफरेंस के रूप में। क्लियर? यहाँ तक आपका किंगडम बहुत सही तरीके से किया गया है। आपका काम क्या है? आपका भी ये काम है कि आप NCERT को गो थ्रू करेंगे, बढ़िया से बारीकी से पढ़ेंगे, अंडरलाइन करेंगे, सारे जो वर्ड्स हैं आपको दिखाई देंगे। तो आज की क्लास हम यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। और जो कल जो हमारी क्लास रहेगी, इसके ठीक अगली क्लास रहेगी। अगली क्लास में सबसे पहले मैं राइबोसोम पढ़ाऊंगा, क्योंकि राइबोसोम पता होने चाहिए, उसको अलग से पढ़ा देंगे। एक दूसरा, इसके बाद जो हमारे पास चलेगा, हो सकता है कि मैं वायरस वाला प्रोसेस पढ़ा दूं, क्योंकि वायरस वाला प्रोसेस वास्ट है और ईजी भी है। तो मेरा तरीका पढ़ाने का ऐसा है, मैं इस तरीके से आपको लूँगा। जब आप फंगी की बात करेंगे, जब आप फंजाई की बात करेंगे, तो जैसे हमारे पास 4 टाइप की फंजाई हैं। कितने टाइप की?
4 टाइप की, तो चारों जो पैटर्न है हमारे, जिसमें कि फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूडियोमाइसिटीज, ये चारों के जो चारों हैं वो हम उसमें से 2 एक दिन देख लेंगे, 2 एक दिन देख लेंगे, तो हमारी फंगी एक तरफ खत्म हो जाएगी। वायरस वाला हिस्सा है तो उसमें वायरॉइड और प्रियॉन्स ये भी है विद डिजीज़, तो डिजीज़ है, और डिजीज़ नीट में बहुत पूछी गई है, आप पेपर उठाएं तो देख पाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी लगभग 2 क्लास लग जाएंगी। उसके बाद मैं आपके स्टार्टिंग का पॉइंट लेके चलूँगा जिसमें मोनेरा है। तो मोनेरा अपने आप में वास्ट है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और आप बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे क्लास। अगर आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं तो इंजॉय कीजिए, क्योंकि बस मन से क्लास नहीं चलती है, दिमाग से क्लास चलती है। जब दिमाग लगाया जाता है तो मन अपने आप लग जाना चाहिए, ठीक है, मन अपने आप लग जाना चाहिए। तो ये हमने सीक्वेंस से एनसीईआरटी को 1 बाय 1 एक एक पॉइंट के अकॉर्डिंग डिफाइन किया है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ठीक। चलिए, थैंक यू क्लास, थैंक यू क्लास, थैंक यू क्लास, थैंक यू क्लास। चलिए, कल हम जो लेंगे पहले राइबोसोम, या हो सकता है कि मैं राइबोसोम एक अलग स्लॉट में डाल दूं, लेकिन ये हमारा क्लास का फर्स्ट लेक्चर है। थैंक यू।